ओपनहाइमर फिल्म 21 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई। विज्ञान और राजनीति के बीच फंसे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर यह फिल्म रोशनी डालने का काम करती है और हमें दिखाती है कि कैसे इंसान के ज्ञान ने मानव को उसी के विनाश का हथियार दिया, कैसे उस हथियार ने लाखों जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया और कैसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ। बात की जाए मूवी की स्टोरी की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉबर्ट ओपनहाइमर की लाइफ के अलग अलग इवेंट्स जिन्होंने उनकी लाइफ पर गहरी छाप छोड़ी, उन सारे छोटे बड़े इवेंट्स को एक साथ कंपाइल करके मूवी आपके सामने रखती है, जहां मेनली फोकस किया गया है रॉबर्ट ओपनहाइमर के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन के ऊपर। उस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद कैसी मेंटल और पॉलिटिकल सिचुएशंस का ओपनहाइमर को सामना करना पड़ा और हमें काफी कुछ ओपनहाइमर की निजी जिंदगी के बारे में भी बताया गया है। बट ये सभी छोटे बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब की कहानी के इर्द गिर्द, और यही न्यूक्लियर बॉम्ब इस कहानी का मेन फोकस है अलॉन्ग विद ओपनहाइमर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर की डेथ के बाद जब जर्मनी सरेंडर कर चुका था, तब 16 जुलाई 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लॉस एलमोस में न्यू मैक्सिको में टेस्ट किया दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। फिर इसी बॉम्ब को यूज किया गया जापान को सरेंडर करवाने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब्स गिराकर। इसी बॉम्ब को बनाने के आइडिया से लेकर इसकी मेकिंग, टेस्टिंग, ट्रायल्स सब कुछ मूवी में है। बॉम्ब बनाने में क्या दिक्कतें आई, यूएस की हार्डकोर पॉलिटिक्स, लॉ एंड ऑर्डर का इस सब में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा, बल्कि इंसानी सिद्धांतों को भी ये मूवी कवर करती है। मूवी का बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से इसकी लंबी चौड़ी टैलेंटेड एक्टर्स से भरी कास्ट थी। किलियन मर्फी एज जे रॉबर्ट ओपनहाइमर हमें अपनी एक्टिंग की हर एक रेंज इस मूवी में दिखाते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की एक्साइटमेंट, उस बॉम्ब से दुनिया खत्म हो सकती है ये टेंशन, बॉम्ब की सक्सेसफुल टेस्टिंग की खुशी और लाखों जिंदगियों की मौत के बोझ का दुख, ये सारे कम्प्लीटली डिफरेंट इमोशंस किलियन मर्फी ने एकदम सीमलेस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट किए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन किलियन मर्फी को मूवी में एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट बना देता है जिसे थिएटर में बैठा हर एक आदमी इंप्रेस होगा। और मुझे पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, बट किलियन मर्फी उन कुछ एक्टर्स में से हैं जो अपने एक्सप्रेशन से तो परफॉर्मेंस में किल करते ही हैं, बट वो अपनी आंखों से भी काफी कुछ कह जाते हैं। देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एस लुइस स्ट्रॉस। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जाना जाता है एमसीयू के टोनी स्टार्क के रूप में, और कोई भी एक्टर जब 10 साल से ज्यादा किसी रोल को प्ले कर ले तब ऑडियंस तो छोड़ो, खुद उस एक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे कैरेक्टर में घुसना। लेकिन स्टिल उन्होंने लुइस स्ट्रॉस का पोर्ट्रेयल काफी बवाल तरीके से किया, बल्कि मूवी के 3rd एक्ट में उनकी परफॉर्मेंस पूरी मूवी में सबसे अच्छी है। एमिली ब्लंट एज केटी ओपनहाइमर, ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने एमिली ब्लंट की परफॉर्मेंस बड़ी स्क्रीन पर देखी। उन्होंने एक प्रोटेक्टिव वाइफ और एक सिग्मा फीमेल का रोल काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया, जो कि अपने पति के लिए पूरी दुनिया से भिड़ जाएगी। और सेकंड हाफ इवन 3rd एक्ट में भी उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। बाकी के एक्टर्स भी जैसे कि फ्लोरेंस प्यूग एज जीन टेटलॉक और मैट डेमन एज लेस्ली ग्रोविस ने भी बढ़िया काम किया है। स्टोरी टेलिंग के बारे में मेरे एक्सपीरियंस से बात करूं तो हर क्रिस्टोफर नोलन मूवी की तरह इस मूवी की स्टोरी टेलिंग भी काफी कंफ्यूजिंग है। जैसे कि नोलन मूवीज की स्टोरी कभी भी लीनियर यानी कि सीधी सीधी नहीं चलती, सेम इस मूवी के साथ भी है, जहां पास्ट और प्रेजेंट के इवेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया गया है। पास्ट के इवेंट्स के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स का यूज हुआ है, प्रेजेंट के इवेंट्स के लिए नॉर्मल कैमरा कलर्स। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि मूवी कभी ये नहीं बताती कि कौन सा इवेंट प्रेजेंट में हो रहा है और कौन सा इवेंट पास्ट में। तो कई बार इन कलर्स के डिफरेंट होते हुए भी ये गैस करना मुश्किल हो जाता है ये चीज पास्ट में हो रही है कि प्रेजेंट में। देन क्योंकि मूवी एक जाने माने साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की बायोग्राफी है, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, तो उस टाइम के जितने भी जाने माने साइंटिस्ट थे उन सभी को मूवी में दिखाया गया है, जो कि मूवी की इतनी बड़ी कास्ट को जस्टिफाई भी करता है। प्लस शायद साइंस स्टूडेंट्स के लिए किसी एंड गेम से कम ना हो। प्लस इतने सारे साइंटिस्ट हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उससे रिलेटेड काफी सारी साइंटिफिक टर्म्स का भी यूज किया गया है, जिन्हें आपने मे बी 10th या 11th में साइंस ली होगी तो पढ़ा होगा। क्रिस्टोफर नोलन ने जो भी माहौल तैयार किया दुनिया के पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने और उसे ब्लास्ट करने जैसे हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाने के लिए, वो काफी बढ़िया था। हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में उनका मुकाबला नहीं है, और यहाँ वो ये बात प्रूव भी करते हैं। और हर एक सेट पीस या कैरेक्टर्स की कॉस्ट्यूम्स, लोकेशन सब कुछ हिस्टोरिकली करेक्ट लगता है। और मूवी की जान है एटॉमिक ब्लास्ट वाला सीन जिसमें आप खो जाते हो। मूवी का साउंड डिजाइन और उसका यूज काफी मैच्योर्ड तरीके से किया गया है। प्लस म्यूजिक के अराउंड विजुअल्स को जिस वे में प्रेजेंट किया गया है वो नोलन के आर्ट के ऊपर उनकी पकड़ को डिफाइन करता है। अब मूवी के नेगेटिव्स की बात की जाए तो उसकी स्टोरी टेलिंग आपको कभी ना कभी कंफ्यूज कर ही देगी, पर इसके भी ऊपर क्योंकि मूवी में 70-80%
90% बस कॉन्वर्सेशंस हैं, बातचीत है कैरेक्टर्स के बीच में, यानी कि प्रॉपर ड्रामा, जहाँ पर एक्टर्स ने तो काफी बढ़िया काम किया है बट सिर्फ उनके डायलॉग से सिचुएशन को इमेजिन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को बस डायलॉग से आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन को एक्चुअल में दिखाने की जगह। और क्योंकि ये मूवी काफी साइंस सेंट्रिक है तो साइंटिफिक टर्म्स का भी यूज हुआ है उन कॉन्वर्सेशंस में। तो अगर आपको एक भी साइंटिफिक टर्म समझ नहीं आई देन खेल खत्म, कहानी आगे निकल जाएगी और आपका स्टोरी के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। और यही प्रॉब्लम मैंने पूरी मूवी में फेस की ऑब्वियसली, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। देन नॉट ओनली साइंस बल्कि मूवी हेविली यूएस की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी दिखाती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। प्लस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के साथ जो भी गंदी पॉलिटिक्स खेली गई थी कानून की मदद से, उसे भी मूवी ने अच्छा खासा कवर किया है। तो अगर आपको अमेरिकन जस्टिस सिस्टम और यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में समझ नहीं है देन दोबारा आप मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यानी कि इस मूवी को देखने के लिए बेसिक साइंस की नॉलेज, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी काफी जरूरी है, क्योंकि मूवी खुद से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। कैरेक्टर्स आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं और निकल जाते हैं। इसीलिए एज एन एवरेज इंडियन, क्योंकि मुझे ना साइंस की इतनी डीप नॉलेज थी, ना ही प्रोजेक्ट मैनहट्टन और उससे जुड़े लोगों के बारे में पता था, और ना ही अमेरिकन जस्टिस सिस्टम और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में पता था। मुझे बस पता था वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज बॉम्बिंग्स के बारे में, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी मुझे उतना एंगेज नहीं कर पाई। कुछ पर्टिकुलर सीन्स हैं जिन्हें मैंने बिना कुछ जाने भी एंजॉय किया। इवन मूवी की बेसिक स्टोरी भी समझने में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्टोरी टेलिंग की वजह से मैंने एक्चुअली काफी स्ट्रगल किया सारे डॉट्स को कनेक्ट करने में। बट स्टिल मैं मानता हूँ कि अगर मैं इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत रिसर्च करके जाता तो मूवी को बेटर एंजॉय कर पाता, और मेरा यही सुझाव आपके लिए भी रहेगा। मूवी देखने के बाद मुझे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि कैसे ओपेनहाइमर मूवी सभी के लिए नहीं है। इसे बनाया गया है अमेरिकन ऑडियंस के लिए जो कि अपने लोगों और अपने देश की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। प्लस ये मूवी उनके लिए भी है जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं अमेरिका, साइंस और हिस्ट्री की। यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट में कमजोर हो देन आई डोंट थिंक कि आप मूवी को प्रॉपरली एंजॉय करोगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। ऊपर से क्रिस्टोफर नोलन के क्रिएटिव फ्रीडम में लिए गए एक डिसीजन ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, जहां उन्होंने भगवत गीता जो कि इंस्पिरेशन थी ओपेनहाइमर के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, उसे काफी इनएप्रोप्रिएट तरीके से दिखाया। देन एक और काफी बढ़िया बात जो कि मैंने मूवी देखते टाइम नोटिस की, मैं जिस थिएटर में मूवी देखने गया था वो हाउसफुल था, और आई थिंक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद पहली बार मैं एक प्रॉपर हाउसफुल थिएटर वाला एक्सपीरियंस ले रहा था। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि थिएटर में बैठी 50% ऑडियंस को पिक्चर समझ नहीं आई होगी। मतलब उन्होंने काफी डिस्कनेक्ट फील किया होगा, और जो भी चीजें मेरे साथ हुई जो कि मैंने ऊपर मेंशन की हैं, ऐसा सेम उनके साथ भी हुआ होगा। वो भी शायद हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक रेफरेंसेस नहीं समझ पाए होंगे, बट स्टिल मूवी के अराउंड इतने पॉजिटिव कैंपेन्स के बाद, इतने पीयर प्रेशर के बाद, ताकि उन्हें लेफ्ट आउट फील ना करना पड़े, इसीलिए इसके एंड में उन्हें तालियां बजानी पड़ी। इवन मैंने भी बजाई, और यही एक सबूत है और एक आईना भी है कि कैसे हम दूसरों के वैलिडेशन के लिए कभी कभी अपनी पसंद और नापसंद को मार के उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो बाजार में चर्चा में है और जिसकी हर तरफ बात हो रही है, और एक गलत या सही से काफी ऊपर है। ये ह्यूमन नेचर है जो कि इवोल्यूशन के साथ हमारे अंदर आया है, और शायद इसे ही सर्वाइवल कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को एक्सेप्ट करने में भी कोई शर्म नहीं है कि हाँ, भले ये फिल्म कुछ लोगों के लिए मास्टरपीस रही हो, कई लोग इसे मैग्नम ओपस या पिनैकल ऑफ सिनेमा भी बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए पिक्चर उतनी खास नहीं थी और शायद कभी हो भी ना। और मैं इंटरस्टेलर और इंसेप्शन या प्रेस्टीज या डार्क नाइट जैसे से याद भी ना रखना चाहूँ, तो एक बार खुद से जरूर पूछ के देखना कि क्या एक्चुअली तुमने ओपेनहाइमर को एंजॉय किया, या फिर क्या तुमने भी थिएटर में लोगों की देखा सीखी में तालियां मारी। सो विद दिस फाइनल मैसेज, दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।